सोचनी जरूर चाहिए। मेरे साथ निपुण जी भी है। निपुण जी, सवाल अब यह है कि जो परिस्थितियां बांग्लादेश में इस वक्त बनी हुई हैं, ऐसे में एक तरफ बांग्लादेश की सरकार तो ये कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करेंगे, विक्रम मिस्री जाते हैं, बातचीत होती है, 5 दिन होने को हैं उस बातचीत को, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कुछ भी इंप्लीमेंट होता हुआ वैसा नजर नहीं आता है जैसा बांग्लादेश की सरकार कहती हुई नजर आती है। नहीं, देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि मिस्री जी के जाने के बाद उम्मीद थी कि संबंध अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी मोर्चे पर बेहतरी मुझे दिखाई नहीं दे रही। चाहे वो चीन में कृष्णा दास जी का मामला देखिए, इस मामले में किस प्रकार का दोगलापन था। आप समझिएगा इस बात को कि जब वहां पर चीन में कृष्णा दास के वकील जाते हैं तो वकील को केस लड़ने के लिए रोक दिया जाता है और क्या कहा जाता है कि आप चिटगांव के लोकल वकील को लेकर आइए, आप हाई कोर्ट के वकील हैं, आप इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, आपके साथ यहाँ पर लोकल वकील होना चाहिए। एक तो इंटरेस्टिंग बात देखिए कि लोकल वकील होना चाहिए, अगर हाई कोर्ट का वकील चला गया तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए रविंद्र घोष जो थे, अब उसके बाद क्या होता है कि लोकल वकील की बात भी आती है, उनको भी उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब लोकल वकील के साथ क्या कहा जाता है कि जो चिन्मय कृष्णा दास है उनको वकालतनामा भी आपने वहां पर क्या नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया है, यानी जो वकालतनामा होना चाहिए वो आपको लेकर आना चाहिए था। अगर इस प्रकार की जो बातें थी ये कोर्ट प्रोसेसिंग में पहले ही डिक्लेयर हो जाती हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन होगा, उन सारी प्रक्रियाओं को एकदम से नए नए लॉ निकालकर वहां पर क्या कर लगाया जाता है। तो मंशा क्लियर है कि चिन्मय कृष्णा दास को जमानत देने की इच्छा सरकार की नहीं है और वहां पर जुडिशरी की भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि प्लेन और आपके हेलीकॉप्टर्स खरीदने की बात हो रही है, फाइटर जेट खरीदने की बात हो रही है। ये दिख रहा है कि अभी तक तो बांग्लादेश को जरूरत नहीं थी, लेकिन एकदम से आपको इस प्रकार से अपना जो जखीरा है वेपन का वो बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ युद्ध की तैयारी का एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को उकसावे से पहले ड्रोन की तैनाती, तमाम तरह के स्टेप आप देख सकते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मोहम्मद यूनुस ने सार्क के बारे में भी कहा, और सार्क के बारे में क्या कहा कि सार्क को दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं ये प्रयास भी कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि इस पूरे रीजन के अंदर अगर लीडरशिप करने को कोई तैयार है तो वो मैं मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस कौन? जो कुछ तो कॉल्ड छात्र यानी कि कट्टरपंथी उनको बोलता हूं, मैं बोलता हूं उनको गुंडे बोलता हूं, उनके द्वारा बिठाया गया एक पपेट जो अमेरिका पाकिस्तान दोनों के सपोर्ट से बैठा पपेट है, वो ये कह रहा है कि मैं इस दक्षिण एशिया की लीडरशिप के लिए तैयार हूं। और अभी मुझसे पूर्ववर्ती जो साहब बोल रहे थे, मुझे आज बड़ा मतलब आनंदित लगा कि हाँ, कि भारत में इस प्रकार के अगर सुर एक हो जाए तो हम कहते हैं कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो भारत की आवाज को दबा सके। 150 करोड़ लोगों की आवाज जब एक सुर में खड़ी होगी तो ये जो 100 कोड वहां पर बने हुए हैं जो डेमोक्रेसी की बात, जन डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से आए नहीं है, वो आए हैं एक तानाशाही के तरीके से, गुंडागर्दी से, उस तरीके से आए हुए लोग। इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के धमकी वाले सुर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, योगेश जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार।